हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 114। तो दोस्तों, कल इस एपिसोड के 113 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। निव्यांश ने अपना फ़ोन लिया और नियति को मैसेज किया, स्नो वाइट क्या तुम सो गई? थोड़ी देर में ही निव्यांश का फ़ोन वाइब्रेट होता है तो उसमें अभी नियति का मैसेज आया था। नहीं छोटे पैंथर जी, सोई तो नहीं हूँ, अभी तो मैं जाग ही रही हूँ। और इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो अपने लिए छोटे पैंथर जी सुनकर निव्यांश के चेहरे पर भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो निव्यांश भी इस वक्त थोड़ा सा शर्मा भी रहा था और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कमरे में कोई भी नहीं था, इसीलिए वो अब थोड़ा सा और ज़्यादा शर्माने लगा था। फिर उसने शर्माते शर्माते अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया था और फिर खुद पर ही हंसने लगा था। और ये पहली बार था जब निव्यांश किसी लड़की से बात कर रहा था और उसे इतना ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, साथ ही साथ वो शर्मा भी रहा था। कॉलेज में उसे बहुत सारे प्रपोजल मिले थे, लेकिन उसने तो कभी भी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया था और ना ही कोई भी उसकी फीमेल फ्रेंड थी। तो निव्यांश ने भी अपना फ़ोन लिया और फिर से नियति के पास कुछ लिखकर मैसेज किया, स्नो वाइट खाना खा लिया क्या तुमने? तो नियति ने भी रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ छोटे पैंथर जी, मैंने खाना खा लिया है, और आपने खाना खाया या फिर नहीं? नियति ने भी अब अपना मैसेज निव्यांश के पास सेंड किया। तो निव्यांश ने भी रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ मैंने भी खाना खा लिया है। और थोड़ी देर तक अब दोनों के बीच थोड़ी सी खामोशी ने जगह बना ली थी। तो निव्यांश को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो नियति से क्या पूछे। उसके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे थे। तो वहीं नियति भी अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे की बालकनी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, जैसे वो सोच रही हो कि क्या रिप्लाई करना है। हालांकि वो अपने आप को रोकना चाहती थी, लेकिन फिर भी दिल किसी की सुनता कहाँ है। और यही हाल अब नियति का हो चुका था। अपने दिल के हाथों मजबूर नियति निव्यांश से बात करने लगी थी। बार बार अपने फ़ोन को देखती ताकि निव्यांश उसे कुछ तो मैसेज करे। तो वहीं अब निव्यांश भी बेड से उठकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा था और सोचने लगा था कि वो अब नियति से क्या मैसेज से पूछे, क्योंकि उसके पास तो अब कोई सवाल ही नहीं था नियति से पूछने के लिए। तभी वो भी इधर उधर चक्कर लगा रहा था और कुछ सोच कर निव्यांश ने मैसेज टाइप किया, तुम ठीक तो हो ना वहाँ पर? तुम्हें वहाँ पर अच्छा तो लग रहा है ना? जिया चाची तुम्हारा ध्यान तो रख रही है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अभी मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्रताप हाउस वापस ले आऊँगा, अभी के अभी आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तो निव्यांश ने ये बात इसीलिए कही थी कि ताकि नियति कहीं से थोड़ी सी भी कमी निकाल दे और वो नियति को लेकर सीधा प्रताप हाउस वापस आ जाए, क्योंकि निव्यांश को अब नियति के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नियति ने भी निव्यांश को रिप्लाई करते हुए कहा कि नहीं छोटे पैंथर जी, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पर। इनफैक्ट जिया आंटी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरे लिए डॉक्टर से अपॉइंट भी ले लिया है और बहुत जल्द मेरा इलाज भी शुरू करेंगी। कल मैं डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए भी जाऊंगी उनके साथ। तो निव्यांश ने भी फिर मैसेज पढ़ा और फिर से अपना सिर खुजाने लगता है। तो निव्यांश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो नियति से क्या पूछे, कैसे उससे आके बात करे। तो वही नियति भी अब बार बार मोबाइल को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसका मन भी अब निव्यांश से बात करने का कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। नियति अपने फ़ोन को निहार रही थी और फिर वो बालकनी से सीधा कमरे में आ जाती है और फिर फ़ोन को देखने लगती है। तभी दक्ष जो अपने कमरे से निकलकर कहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसने नियति के रूम को खुला हुआ देखा तो उसके पैर एकदम से रुक जाते हैं और वो धीरे से अब नियति के कमरे में आ जाता है। तो उसने अभी नियति को बेड पर बैठे हुए देखा, जो अभी अपने मोबाइल को देख रही थी और आंखें गड़ाए बस अपने फ़ोन को ही घूरे जा रही थी। तभी दक्ष को अब नियति की कमर दिखाई दे रही थी। दक्ष भी धीरे धीरे अब नियति के पास में चला जाता है। तो दक्ष ने अभी नियति के फ़ोन को देखा तो उसमें अभी निव्यांश के मैसेज आ रहे थे। दक्ष को भी समझते देर नहीं लगी कि नियति निव्यांश से चैट कर रही है और दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो
दबे पांव वापस आने लगता है, लेकिन तभी उसका एक हाथ वास पर लग गया और वो वास जाकर जमीन पर गिरकर टूट गया। और फिर दक्ष ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि नियति तो सुन ही नहीं सकती है, उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है। इसीलिए वो भी जल्दी से कमरे से भाग गया ताकि नियति उसे देख ना ले। और फिर वो झाड़ू लेकर आया और उसने चुपचाप से उस वास के टुकड़ों को अच्छे से साफ कर दिया। तो नियति को तो अब कुछ भी खबर ही नहीं थी कि दक्ष उसके कमरे में आया है। दक्ष नहीं चाहता था नियति उसकी चोरी पकड़े, इसीलिए वो जल्दी से वापस आया और टूटे हुए वास के टुकड़ों को इकट्ठा करके लेकर चला गया। निव्यांश से तो अब नियति अभी भी मैसेज का वेट ही कर रही थी। तभी इधर दूसरी तरफ निव्यांश भी ये सोच रहा था कि वो नियति को क्या मैसेज सेंड करे और उससे क्या सवाल करे। तभी उसने कुछ सोचकर फिर से कुछ टाइप किया, स्नो वाइट तुम्हें वहाँ पर हम सबकी याद तो नहीं आ रही है ना? क्या तुम हम सबको वहाँ पर मिस करती हो? तो नियति ने भी अब निव्यांश का मैसेज रीड किया और फिर संकल्प का नाम लिख दिया। तो संकल्प का नाम देखकर निव्यांश की भौं एकदम से तन जाती हैं। तो निव्यांश ने भी अब फिर से नियति से पूछा कि बस संकल्प की याद आती है तुम्हें और किसी की भी याद नहीं आती है क्या? इस बार नियति ने भी निर्भय और धैर्य का नाम लिख दिया था। तो निव्यांश का मन अब तो हो रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर जाकर मार ले। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। उसने फिर से अब क्वेश्चन किया कि बस इन बंदरों की टुकड़ी की ही याद आती है और किसी की भी याद नहीं आती है क्या तुम्हें? तो स्नो वाइट ने जवाब देते हुए कहा कि बड़ी माँ की भी बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। किट्टू चाची की भी याद आती है, छोटी चाची की भी याद आती है और नव्या बुआ की भी याद आती है। मुझे इन सब की बहुत याद आती है। तो फाइनली अब निव्यांश ने लिखकर भेज ही दिया था कि और मेरी याद नहीं आती है क्या? अब नियति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और वो भी सोच में पड़ गई थी कि वो क्या लिखे। तो वहीं निव्यांश फ़ोन में अब आंखें गड़ाए हुए देख रहा था कि शायद नियति उसे मैसेज करेगी। तो नियति सोच रही थी कि वो निव्यांश के सवाल का अब क्या जवाब दे। और फिर तभी निव्यांश का फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो निव्यांश ने अभी अपना फ़ोन देखा तो वो दक्ष का फ़ोन आया हुआ था। तो निव्यांश ने भी अब अपने फ़ोन को रिसीव नहीं किया था क्योंकि वो अभी नियति से बात करना चाहता था। इस वक्त दक्ष का फ़ोन करना निव्यांश को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी कर रहा था। तो वहीं दक्ष ने फ़ोन को देखकर कहा कि हाँ मेरा फ़ोन क्यों उठाएगा तू? अब तो आशिकी करने में बिजी हो गया है ना साले, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। तो दक्ष भी कहाँ मानने वालों में से था। तो दक्ष ने अभी फिर से कॉल को किया और निव्यांश ने इस बार भी दक्ष का फ़ोन रिसीव नहीं किया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो दक्ष ने भी अब तीसरी बार कॉल किया और इस बार निव्यांश ने गुस्से से फिर से फ़ोन को कट कर दिया। और फिर तभी दक्ष का मैसेज करके कहा कि मैं एक मीटिंग में हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो निव्यांश के ऐसे झूठ पर दक्ष को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी। और फिर दक्ष ने फिर से रिप्लाई करते हुए कहा कि कौन सी मीटिंग में बिजी है तू? ज़रा हमें भी तो बता दे, अब तो आधी रात हो गई है, ऐसी कौन सी मीटिंग होती है? इस वक्त तेरी कौन सी मीटिंग चल रही है? मैं भी आ जाऊँ क्या? तो निव्यांश ने अब दक्ष की बातों का इग्नोर करते हुए कहा कि हाँ, एक स्पेन का क्लाइंट है, इसी के साथ मीटिंग में हूँ। तो दक्ष तो अब निव्यांश की बातों पर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। दक्ष ने भी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा कि हाँ, ये स्पेन इंडिया से कितनी दूर है, ज़रा ये तो बता दे। तो निव्यांश को तो अब दक्ष की बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो रही थी। फिर उसने दक्ष की बातों को इग्नोर करते हुए कहा कि यार प्लीज़ तू फ़ोन रखना, बहुत दूर है, समझा तू? तभी दक्ष ने भी फिर से मानने वाले में से नहीं था। दक्ष भी हंसकर बोलता है कि हाँ, बहुत दूर नहीं है, बस मेरे कमरे से 4 कदम की दूरी पर ही है। अब निव्यांश एकदम से चुप हो गया था। वो दक्ष की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तो निव्यांश ने अब धीरे से कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? तो अब दक्ष को ये हंसी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बस यही कि तेरे स्पेन वाली क्लाइंट ना मेरे घर में ही है और उसका कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल बराबर में ही है और अभी अभी मैं तेरे स्पेन वाले क्लाइंट के कमरे में से ही आ रहा हूँ। अब तो निव्यांश ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसे लग रहा था कि शायद उसका झूठ पकड़ा गया। और फिर उसने 2 बार दीवार पर अपना हाथ रखकर अपना सिर अपने हाथ पर ही जोर से मारकर बोलता है कि यार मैं बिजी हूँ, प्लीज़ तू फ़ोन रखना। तो दक्ष ने कहा कि कब तक फ़ोन और मैसेज से बात करता रहेगा तू? जाकर अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देता तू उसे नियति को? तो निव्यांश ने फिर से दक्ष की बातों को झटकते हुए कहा कि यार कौन से दिल की बात, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मैं उससे चैट कर भी रहा हूँ तो इसमें दिल की बात कहाँ से आ गई? मैं
मैं कोई दिल की बात नहीं कर रहा हूँ उससे। तो दक्ष ने कहा कि दिव्यांश, तू हम सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा समझदार भी है। तुझे समझाना मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान को कुछ समझाने का मतलब होता है, समझा तू? और फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा तुझसे कि ये सही टाइम है भाई, सही डिसीजन ले ले तू, तेरे लिए सही रहेगा। और हाँ, उस चुड़ैल को जल्द से जल्द डाइवोर्स दे दे और नियति को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जा, उससे शादी कर ले। नियति बहुत ही अच्छी लड़की है, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी वो। तो निव्यांश ने भी अब दक्ष की बातों का जवाब नहीं दिया था और फिर फ़ोन को कट कर दिया था। तो निव्यांश ने अब फिर से अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें अभी नियति का मैसेज आया हुआ था। गुड नाइट छोटे पैंथर जी, मुझे नींद आ रही है, चलिए सो जाते हैं। तो निव्यांश ने भी अब नियति को गुड नाइट विश किया और फिर बेड पर आकर लेट गया। तो नियति तो अब सो चुकी थी, लेकिन निव्यांश उसके दिमाग में तो अभी दक्ष की कही हुई बातें ही घूमने लगती हैं। उसे कहीं ना कहीं दक्ष की कही हुई हर बात सही लग रही थी। निव्यांश नियति से प्यार तो करने लगा था, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में निव्यांश को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। निव्यांश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी था कि टीना उसकी ज़िंदगी में कुछ और बवाल ना कर दे, इसीलिए वो अपने दिल की बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त दिल्ली में वृंदा और वीरू वानर सेना के सामने बैठे हुए थे और वानर सेना जो चोर नजरों से वीरू और वृंदा को ही देखे जा रहे थे। तो फाइनली वृंदा ने कहा कि अब तुम लोगों को डांटने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझे? तुम ये बताओ कि किसका केस लड़ना है, मुझे सारी चीज़ें बताओ और जितनी जल्दी हो सके मुझे इस केस की सारी डिटेल्स लाकर दे दो। और मुझे उस इंसान से भी मिलना है जिसका ये केस मुझे लड़ना है, जिसका केस तुम लोग मुझसे लड़वाना चाहते हो, समझ गए ना तुम सब? तो वानर सेना ने भी एक साथ हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। तो वृंदा ने अब वानर सेना को देख रही थी और फिर तभी वृंदा ने फिर से कहा कि सिर्फ हाँ गर्दन नहीं हिलानी होती है। अगर चाहते हो कि मैं इस केस को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर दूं, जल्दी से जल्दी इस केस को लड़कर फाइनल कर दूं, तो जल्दी से काम पर भी लग जाओ, समझे तुम सब? तो उसने भी अब रुद्र को देखते हुए कहा कि तो मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह जी, आप पुलिस स्टेशन जाइए और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके निकाल कर लेकर आ सकते हैं ना आप, जितनी जल्दी हो सके वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर दीजिए। और फिर उसने निहाल को देखकर कहा कि निहाल, तुम मुझे उस इंसान के पास लेकर चलो जिसका केस मुझे लड़ना है और जिसके बारे में तुम मुझे बता नहीं रहे हो। उसे कह देना कि मुझसे झूठ ना बोले, मुझे एक भी झूठ पसंद नहीं है, क्योंकि उसका एक झूठ ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। फिर वो वृंदा ने अब शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि शुभ, शुभ तुम उस इंसान को ढूंढो जिसने इसे क्लाइंट को अरेस्ट किया था, उसे जल्दी से ढूंढ के लाओ मेरे सामने। नील भी धीरे से बोलता है, और मैं क्या करूं? तो वृंदा ने नील को देखकर कहा कि भैया आप ना कुछ भी मत कीजिए, जब आपकी ज़रूरत होगी ना तब आपको मैं बता दूंगी क्या करना है, समझ गए ना? तो वीरू को देखकर कहा कि आप बैठिए नील भैया के पास, मैं जरा सा निहाल के साथ उस बंदे से मिलकर आती हूँ जिसका केस मुझे लड़ना है, आप नील भैया के पास यहीं पर बैठिए। तो वीरू ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल और वृंदा तो वहाँ से चले गए थे शोभित से मिलने। थोड़ी देर के बाद एक कैबिन में वृंदा, शोभित और निहाल तीनों ही बैठे हुए थे। तो वृंदा ने अब शोभित से सवाल करना शुरू कर दिया था और फिर शोभित ने वृंदा के हर एक सवाल का अच्छे से जवाब दे दिया था। तो वृंदा और शोभित की ये पहली मीटिंग में 2.5 से 3 घंटे लग चुके थे और फिर इसी बीच शोभित ने जो कुछ भी झेला था वो सब कुछ वृंदा को बता दिया था। शोभित की आंखें कहीं ना कहीं भर आई थी सारी चीजें याद करके। तो फाइनली अब वृंदा ने भी अपनी डायरी बंद करते हुए कहा कि शोभित, मुझसे झूठ मत बोलना, तुम्हारे केस में झूठ की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ मैं लड़ नहीं पाऊंगी बाद में ये केस को। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं और फिर मुझे अदालत में तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चले जो कि तुमने मुझे से छुपाया हो। तो तुम जैसे भी हो, जो भी हो, अपने बारे में सारी बातें मुझे सच सच बता दो। तो शोभित ने भी फिर से एक गहरी सांस लेकर कहा कि वृंदा, मैंने सब कुछ तुम्हें सच ही बता दिया है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल घर का था और ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ मैंने फिजिकल रिलेशन भी कर रखे थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी थी। बिना किसी लड़की की मर्जी के मैंने उसे छुआ भी नहीं था, सबको पैसे देकर सर्टिफाइड भी किया था। जब मैंने शिखा से शादी की थी तब से मैं शिखा के साथ लॉयल रहा हूँ, किसी की लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन इसी बीच पता नहीं समायरा कैसे मर गई जिसका इल्जाम मुझ पर आकर लग गया। तो वृंदा भी एकदम से खड़ी हो गई और हाथ बांधकर बोलती है कि देखो, अगर तुमने समायरा को नहीं मारा है ना तो सच सच कहती हूँ तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें इंसाफ
ज़रूर दिलाऊंगी मैं, फिक्र मत करो। वैसे भी तुम्हारे साथ प्रताप ब्रदर्स खड़े हुए हैं और वो जिनके साथ भी खड़े होते हैं ना, उन्हें कुछ भी नहीं होता है, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। अगर पहले ही ये हियरिंग में सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तुम्हारी बेल भी जल्द ही करवा दूंगी और फिर तुम हम सब के साथ रह सकते हो। अब तो दिल्ली से हम सब तब जाएंगे जब तुम्हें इस केस से आज़ाद करवा देंगे, नहीं तो तब तक हम दिल्ली में ही रहेंगे, कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। तो शोभित से मिलने के बाद वृंदा निहाल के साथ वापस से होटल में आ गई थी। वृंदा अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो आते ही केस पर काम करने लगी थी। उसने सारी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करी। वृंदा ने शुभ और रुद्र से जो जो कहा था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो सारी उन दोनों ने वृंदा को वो इन्फॉर्मेशन लाकर देती थी। तो वृंदा भी अब देर रात तक केस पर ही काम करती रहती थी, क्योंकि वृंदा किसी भी कीमत पर अब इस केस को जीतना चाहती थी। तो वहीं वीरू अपनी बीवी को मेहनत करता हुआ देख रहा था। कभी कभी वीरू को अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि उसकी बीवी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो फाइनली अभी 2 बजे का समय था। वीरू वृंदा के पास आया और फिर उसने लॉ की बुक बंद करके उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया और वृंदा जो भी हैरानी से वीरू को ही देख रही थी। तो वृंदा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो वीरू, तुम उतारो मुझे इस केस पर अभी और काम करना है। परसों ही इस केस की हेयरिंग है, उससे पहले मुझे सारे केस को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ, इस केस में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द शोभित को शिखा से मिलवाना चाहती हूँ मैं। तो वीरू ने भी अब वृंदा की एक बात नहीं सुनी और इनफैक्ट वीरू उसे लेकर सीधा बेड पर आ गया था और फिर उसे प्यार से लेटाया, उसके माथे पर किस किया और खुद आकर उसके बराबर में लेट गया। वीरू ने भी एक शब्द भी वृंदा से नहीं बोला था। वीरू ने वृंदा पर अपनी बाहें भर कर कसते हुए कहा कि बहुत काम करती हो तुम, थोड़ा सा आराम भी कर लो, वैसे भी तुम यहाँ पर काम ही करने के लिए तो आई हो। थक तो वृंदा भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो पिछले अभी 6 घंटों से वो केस पर ही काम कर रही थी। उसने ना तो ठीक से लेटा था ना ही ठीक से कुछ खाया था, इसीलिए जब वीरू ने उसे अपनी बाहों में भरा तो वो भी वीरू की बाहों में गर्माहट में आकर सो जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। इसी बीच में 2 दिन गुजर जाते हैं और वृंदा ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी दिल्ली हाई कोर्ट में। वृंदा जो पूरी प्रिपरेशन के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हुई थी और उसके साथ पूरे प्रताप ब्रदर्स वाना सेना भी थी और वीरू भी आया था। तो नील ने कहा कि वृंदा हमें ये केस जीतना है, कुछ भी करके हम ये केस जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, हार नहीं देखनी है मुझे। तो वृंदा ने भी कहा कि नील भैया बेफिक्र रहिए आप, मैंने तो शुभ को भी जेल से नहीं होने दी थी, उसे भी छुड़वा लिया था, जबकि शुभ ने तो चिराग को सच में गोली मारी थी। और फिर यहाँ तो बात शोभित की है, शोभित ने समायरा को नहीं मारा है, इनफैक्ट वो तो उससे मिला भी नहीं था जब वो मरी थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आज के आज ही शोभित की बेल भी करवा दूं मैं और उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर चलूं। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी देर के बाद सब कोर्ट के अंदर आकर बैठे हुए थे। शोभित अभी कटघरे में खड़ा हुआ था। तो वृंदा भी खड़ी हुई और फिर उसने जज को देखते हुए कहा कि जज साहब, मेरे हाथ में उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसके कत्ल का इल्ज़ाम शोभित सचादेवा के ऊपर आया है। जानबूझकर किसी ने शोभित सचादेवा को फंसाया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस लड़की की उम्र 19 साल की थी, जबकि मेरे हाथ में ये दूसरी रिपोर्ट समायरा की डेट ऑफ बर्थ की है जिसमें समायरा की उम्र करीब 23 साल की है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि मिस्टर शोभित सचादेवा ने जिसको मारा था उसकी उम्र में 4 साल का डिफरेंस कैसे हो सकता है? आखिर वो 19 साल की लड़की 23 साल की कैसे हो सकती है? ये सुनते ही अब प्रताप ब्रदर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वहीं रुद्राक्ष ने भी मन ही मन कहा कि वृंदा सच में कमाल की लड़की है यार, मैं इसके अलावा किसी और पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता था, मुझे तो इस पर पूरा भरोसा था। इसने तो पहले ही हेयरिंग में इस केस को अपनी तरफ ही घुमा लिया है। तो वृंदा ने भी अब दोनों रिपोर्ट जज साहब को पास कर दी थी और फिर जज साहब जो अपना चश्मा लगाकर दोनों ही रिपोर्ट को ध्यान से देखने लगते हैं। तो जज साहब ने भी फिर से वृंदा को देखते हुए कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, आखिर साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो वृंदा ने भी अपनी दलील देते हुए कहा कि जज साहब, कहने का मतलब ये साफ है कि जो लड़की मरी है उसकी उम्र 19 साल की थी और जिसका इल्जाम मेरे क्लाइंट पर लगाया गया है वो लड़की 23 साल की थी। या तो समायरा को किसी ने मार दिया है और फिर नाम शोभित सचादेवा पर लगा दिया है, जानबूझकर किसी ने शोभित सचादेवा को समायरा के मर्डर केस में फंसाया हो, या फिर समायरा जिंदा है और जो लड़की मरी है वो लड़की समायरा हो ही
ना। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट ने उसे नहीं मारा है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए, क्योंकि मेरे क्लाइंट को इस केस में झूठा फंसाया गया है। मेरे क्लाइंट ने समायरा का मर्डर नहीं किया है। तभी एक वकील, जो कि अभी सरकारी वकील था, वो भी खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब कुछ झूठ है जज साहब, शोभित सचादेवा को फंसाया नहीं गया है, इसी ने ही समायरा को मारा है। तभी बल्कि शोभित सचादेवा ने ही समायरा को खून किया है। और हाँ, अब तो ये 15 साल पहले की बात हो चुकी है ना। हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो आपके सामने रखी गई हो, ये रिपोर्ट छोटी हो और जानबूझकर किसी ने शोभित को आज़ाद कराने के लिए ये केस लड़ा हो। तो वृंदा ने भी हाथ बांधकर घूरते हुए सरकारी वकील को देखते हुए कहा कि तो फिर आप ही प्रूफ कर दीजिए कि मैंने जो रिपोर्ट जज साहब को पास की है वो झूठी है, मुझे भी सबूत चाहिए। तो सरकारी वकील, जिसका नाम अभी ब्रिजेश था, उसने कहा कि मुझे प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं जल्द ही इसे प्रूफ कर दूंगा। वृंदा ने भी कहा कि तो क्या तब तक मेरा क्लाइंट ऐसे ही सजा काटता रहेगा? वैसे भी पिछले 15 सालों से शोभित सचादेवा उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है। वो तो समायरा को दूर दूर तक नहीं जानता था। तो आपको मेरे क्लाइंट को आप बेल तो देनी ही पड़ेगी। अगर ये प्रूफ हो गया कि शोभित सचादेवा बेगुनाह है, उसने समायरा का मर्डर नहीं किया है, तो आपको आज ही उसे बेल देनी होगी। मैं आपके सिस्टम पर केस लड़ूंगी, क्योंकि आपके सिस्टम की वजह से ही शोभित सचादेवा पूरे 15 साल से अपनी फैमिली से दूर रहा है और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी है, जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। वो अपनी बीवी से दूर रहा है, अपने बच्चों से दूर रहा है, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है, ना मैं ना आप। मैं आपके सिस्टम पर मानहानि का दावा करूंगी, समझे आप? अब ब्रिजेश एकदम से चुप हो गया था और वो थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि वो वृंदा के बारे में अच्छे से जानता था कि वृंदा जो केस लड़ती है उसे हमेशा जीत के ही रहती है, कभी उसने कोई केस नहीं हारा है। वृंदा शायद अपने जिंदगी में कोई भी केस नहीं हारती थी। तो वही जज साहब ने तो अब रिपोर्ट देखी और कहा कि अगली हियरिंग 2 दिन के बाद होगी, तब तक मिस्टर ब्रिजेश प्रूफ लेकर आइए आप। लेकिन हाँ, मैं अब शोभित सचादेवा को बेल दे देता हूँ, क्योंकि वृंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये 2 लड़कियां हैं और दोनों ही अलग अलग है। जब तक शोभित सचादेवा पूरी तरह से गुनहगार प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक शोभित सचादेवा को बेल पर ही रिहाई मिल सकती है, क्योंकि पिछले 15 सालों से उसने बहुत ही दुख और बिना मर्डर केस के ही वजह के ही सजा काटी है। इतना कहकर उसने अपने हथौड़े को 2 बार टेबल पर मारा और फिर उठकर वहां से चला गया। तो वहीं प्रताप और दस्त तो एकदम से खड़े होकर वृंदा को सैल्यूट करने लगते हैं और फिर वृंदा ने भी हंसकर अपने कंधे उचका दिए। तो वहीं शोभित की आंखों में भी अब हल्का सा पानी आ गया था। तो नील शोभित के पास गया और फिर उसने शोभित को अपने गले लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि अब तो रोने की गुंजाइश ही नहीं है तेरे पास, अब तू क्यों रो रहा है शोभित? अब तुझे एक भी आंसू नहीं बहाना है। अब तो वृंदा तुम्हें यहाँ से शिखा के पास लेकर ही जाएगी, समझे? तुम अब रोने के लिए बंद हो जाओ। अगले ही पल सब अब होटल के रूम में आकर बैठे हुए थे। शोभित भी उन्हीं के पास में ही बैठा था। इस वक्त शोभित ने शुभ के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो थोड़ा सा डिसेंट भी लग रहा था, लेकिन शोभित अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसने परिवार से दूर रहने के बाद ही ये जाना था कि आखिर परिवार की कीमत क्या होती। शोभित भी अब आम इंसान की तरह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। शोभित अभी पिछले 15 सालों से ठीक से अपनी जिंदगी जी भी नहीं पा रहा था। तभी कमरे की बेल बजी तो शुभ ने गेट की तरफ खोलकर देखा तो एक वेटर खाना लेकर खड़ा हुआ था। शुभ ने वेटर से खाने की ट्रॉली ले ली और फिर वेटर वहां से चला गया। तो शुभ अभी ट्रॉली लेकर नील के पास आ गया। तो नील ने भी एक प्लेट ली और उसमें हेल्दी फूड सर्व किया और फिर शोभित के सामने रखकर कहा कि ले ले खा ले, तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है ना, तुझे खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुझे ऐसे तो शिखा के सामने लेकर नहीं जा सकते हैं हम, नहीं तो वो खुद ही नहीं पहचान पाएगी, वरना शिखा तो रो रो कर पागल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि शिखा को कभी भी ये पता चले कि तू जेल गया था और तूने अपनी जिंदगी जेल में काटी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम है। पता नहीं तेरे जेल जाने का दुख कब तक मनाएगी वो। तू चुपचाप से खाना खा ले और फिर थोड़ा सा मोटा हो जा, समझा? तू फिर तुझे लेकर राजस्थान चलते हैं तेरी शिखा के पास। तो शोभित ने भी अब खाने की प्लेट ले ली, लेकिन फिर भी नील को देखकर कहा कि भैया मुझे शिखा को देखना है, प्लीज एक बार मुझे शिखा को दिखा दीजिए। तो रुद्र अभी शोभित के पास आया और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए बोलता है कि तू पहले कुछ खा ले, फिर हम तुझे तेरी शिखा से मिलवा देंगे।
फिर हम तेरी वीडियो कॉल पर शिखा से बात करवा देंगे। अब तो ठीक है ना? तो नील ने कहा कि बात नहीं करवाएंगे। तू क्या पागल हो गया है क्या? बस तुझे उसकी शक्ल दिखा देंगे, समझा तू? लेकिन तू पहले अच्छे से खाना खा ले तब। तो नील और रुद्र की बात सुनकर अब शोभित ने भी जल्दी से अच्छे से खाना खा लिया था और फिर शोभित ने भी पिछले 15 सालों के बाद ऐसे अच्छे से खाना खाया था, वरना जेल में तो वो बस जीने के लायक ही खाना खा रहा था। उसे जेल में बहुत ही बेकार सा खाना मिलता था जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा खाना खाएगा। इस उम्मीद में खाना खा रहा था कि एक ना एक दिन प्रताप ब्रदर्स उसे बचाने जरूर आएंगे। बस वो जेल में इतना खाना खाता था और फाइनली शोभित की उम्मीद अब वो पूरी भी हो गई थी। शोभित को खाना खिलाने के बाद रुद्र ने भी अपने लिए एक ग्रीन टी बनाई और फिर उसे लेकर बैठ गया। खाना खाने के बाद शोभित ने फिर से प्यार से कहा कि भैया अब तो मेरी बात शिखा से करवा दो, मैंने तो सारा खाना जल्दी से खा पी लिया है। तो नील ने भी अब शोभित की तरफ देखते हुए उसे थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि यार कैसे बात करा दे हम तेरी, शिखा के पास अपना फोन ही नहीं है, अरमान मुंबई गया हुआ है, रूहान देख नहीं सकता है, तो तुम ही बताओ मैं किसके पास कॉल करूं और कैसे तेरी शिखा से बात कराऊं। तभी कुछ सोचकर नील ने कहा कि शोभित तुम आज अपने दिल को समझा लो, मैं वादा करता हूँ कि 1-2 दिन के बाद मैं पक्का तुम्हारी बात शिखा से जरूर करवा दूंगा, बस 2 दिन की ही बात है, 2 दिन अपने आप को संभाल लो तुम। तो रुद्र ने अब नील को देखते हुए कहा कि और कैसे कैसे करवाएगा तू उससे बात, जरा हमें ये तो बता। तो नील ने अभी रुद्र की तरफ नहीं देखा था और फिर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोलता है कि अंशिका को सचदेवा हाउस भेज देंगे, वो जाकर हमारी बात करवा देगी शिखा से। और ये सुनते ही रुद्र जो कि अभी टी पी रहा था वो सारी की सारी बाहर आ जाती है। तो रुद्र ने कहा कि नील बस बहुत हो गया है तेरा, मेरी बेटी को इन सब से दूर ही रख, मेरी बेटी सचदेवा हाउस नहीं जाएगी, समझा तू? तो नील ने भी अपने कंधे उचकाकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि रुद्र यार बस हद हो गई है, इनसिक्योरिटी की भी, वहाँ अरमान नहीं है, वो कहा कुछ करेगा उसके साथ, वहाँ तो रूहान से मिलकर आ भी जाएगी वो, और इसी बहाने हम शोभित की बात उसकी फैमिली से भी करवा देंगे। तू बात को समझा कर, समझा तू? तुम ही ना हद करते हो यार, ऐसे कोई किसी को थोड़ी ना खा जाता है। तो रुद्र अभी गुस्से में नील को घूर रहा था और फिर मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हो ना हो ये अरमान की शादी अंशिका से करवा कर ही मानेगा, मुझे तो बस इस पर यही डाउट रहता है। ये भगवान उस डायनासोर से मेरी बेटी को बचा ले, उस डायनासोर के साथ मुझे अपनी बच्ची की शादी नहीं करनी है। तो वही नील भी मन ही मन बोलता है कि ऐसे कैसे बचा लेंगे भगवान, क्या सिर्फ तेरा ही है क्या भगवान, मेरा नहीं है क्या? तूने भी तो किट्टू को कितना ज्यादा परेशान किया था, किट्टू ने तो तेरा गुस्सा भी झेला था ना, हमारी अंशिका तो फिर भी तुझ पर गई है, वो तो अरमान को आराम से झेल लेगी और बल्कि उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल देगी। शादी तो मैं अंशिका की अरमान से ही करूंगा, फिर चाहे कुछ भी करूं कैसे भी करें, क्योंकि मुझे तो वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैंने तो अरमान को अपना जमाई मान ही लिया है। तभी दोनों ही भाई एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे और फिर मन ही मन अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जिया जो आज नियति को हॉस्पिटल लेकर आ गई थी, तो जिया ने अब नियति को अपने कैबिन में बैठाया और फिर खुद किसी डॉक्टर के पास बात करने के लिए चली जाती है। तो वही नियति जो जिया के कैबिन में अभी अकेली बैठी होकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो ना बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। और फिर उसने निव्यांश को मैसेज करके कहा कि गुड मॉर्निंग छोटे पैंथर जी। तो निव्यांश ने भी जैसे ही अब नियति का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नियति का जैसे ही मैसेज आया उसकी दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भागने लगी। उसने भी कहा कि गुड मॉर्निंग स्नो वाइट। तो निव्यांश ने अभी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्या कर रही हो स्नो वाइट। तो नियति ने भी अब रिप्लाई किया कि मैं आज जिया आंटी के साथ हॉस्पिटल आई हूँ अपने चेकअप के लिए, वो मेरा टेस्ट करवाने ही वाली हैं, किसी डॉक्टर से बात करने के लिए गई हैं, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। मैंने अपने डर को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी मेरा डर ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर। आपको पता है छोटे पैंथर जी, मुझे ना सुई से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इतनी बड़ी सी सुई मैं कैसे लगवाऊंगी अपने, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब तो मुझे, क्योंकि जब वो चुभती है ना तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तभी अचानक ही निव्यांश को नियति की कमर याद आ जाती है जिस पर न जाने कितनी ही बेल्ट के निशान थे। जब निव्यांश पहली बार नियति से मिला था तब नियति की हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। निव्यांश ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो निव्यांश अभी इस वक्त नियति के दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे हर एक चीज़ याद आ रही थी। जब नियति से वो पहली बार मिला था वो कितनी ज़्यादा घायल थी। तो निव्यांश अभी इतना तो समझ ही गया था कि नियति से सुई का दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन उस आदमी ने नियति को बेल्टों से कितना ज़्यादा मारा था, तब नियति ने कैसे उसे झेला होगा। निव्यांश ने गुस्से में फ़ोन पर अपनी पकड़ कस दी और फिर मन ही मन गुस्से से बोला कि नियति
वादा है निव्यांश का तुमसे, उस आदमी को तड़पा तड़पा कर नरक के दर्शन न करवाए ना तो मेरा नाम भी निव्यांश प्रताप सिंह नहीं। मैं उसे की जिंदगी को ऐसे नरक से भी बदतर बना दूंगा। जिसने भी तुम्हें मारा था ना, उसके हाथ पैर सब इकट्ठा कर दूंगा मैं। तो निव्यांश ने अभी फिर से नियति को मैसेज करके कहा कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, तुम बस पॉजिटिव चीजें सोचो। अगर तुम्हारी रिपोर्ट सही हुई ना तो सच कहता हूँ तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी तुम्हें भी नहीं पता होगा। फिर तुम मुझे मैसेज पर नहीं बल्कि अपने होठों से अपने दिल की बात कहोगी। मुझे ना बहुत ही बेसब्री से इंतजार है तुम्हारी आवाज़ सुनने का। सबसे बातें करोगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, सबकी बातें भी सुनोगी, तुम सबके साथ डांस करोगी। याद है ना हम सब ने पापा के कैबिन में कैसे डांस किया था जब संकल्प को चाचू से डांट पड़ी थी, याद है ना तुम्हें। तो निव्यांश का मैसेज पढ़कर नियति के होठों पर भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। फाइनली नियति ने भी कहा कि छोटे पैंथर जी अब मैं डरूंगी नहीं, मुझे ना अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि सारे टेस्ट करवाने में मैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करूंगी, अच्छे से अपनी पूरी सी टेस्ट करवाऊंगी। वैसे भी जिया आंटी मेरे साथ ही हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझाने के लिए। पता नहीं क्यों मैं आपका एहसान कभी चुका पाऊंगी भी या फिर नहीं, मुझे आपके एहसानों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी लगता है। तो निव्यांश ने भी नियति की बातें काटते हुए कहा कि एहसान नहीं है नियति, ऐसे एहसान नहीं, दोस्ती कहते हैं इसे, जो मैं तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ, समझी तुम। तो शायद तुम्हें ये नहीं पता है, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा खुशी हम बंदरों की टुकड़ी को ही होगी। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। ये मैसेज पढ़कर तो नियति खिलखिला कर हंसने लगती है और फिर थोड़ी देर के बाद जिया भी अपने कैबिन में आ जाती है और फिर उसने अपना हाथ नियति की तरफ बढ़ाया तो नियति ने भी अब जिया का हाथ थाम लिया था और फिर जिया जो नियति को लेकर एक दूसरे कैबिन में चली जाती है। तभी नियति जो अभी अंदर ही अंदर थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और कहीं कहीं से थोड़ा सा डर भी। करीब 2 घंटे तक नियति का चेकअप होता है और फिर नियति ने भी थोड़ा सा हिम्मत से काम लिया था। नियति ने न जाने कितने ही ब्लड टेस्ट करवा लिए थे और फिर उसके गले के और कान के भी टेस्ट हुआ था। दोनों ही टेस्ट होने के बाद नियति को थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था। जिया ने भी फिर नियति के कपड़े चेंज करने में हेल्प कर दी और फिर उसे लेकर अपने कैबिन में आ जाती है। तो जिया ने अब नियति को इशारों में कहा कि नियति तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी सीनियर डॉक्टर से बात करके आती हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट को देखते हुए वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया वहाँ से चली जाती है। तो नियति अब जिया के कैबिन में आकर फिर से बैठ गई थी। तो नियति ने अब जल्दी से अपना फ़ोन लिया और फिर से निव्यांश को मैसेज करके कहा कि छोटे पैंथर जी मेरे सारे टेस्ट हो गए हैं और मैंने बहुत अच्छे से अपने सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जिया आंटी अब सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए गई हैं मेरे टेस्ट की रिपोर्ट पता करने के लिए। तभी नियति के फ़ोन में मैसेज आया तो हाँ मैं जानता हूँ। तभी नियति ने भी निव्यांश से पूछा कि आपको कैसे पता कि मेरे सारे टेस्ट हो गए हैं, किसने बताया आपको। तभी निव्यांश अभी पीछे से आकर नियति के बराबर में बैठ गया और फिर उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमा लेता है। तो वहीं नियति ने जब अपने सामने निव्यांश को देखा तो उसकी आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया, मगर कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। निव्यांश को देखकर नियति को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। नियति से भी रहा नहीं किया और फिर उसने उछल कर निव्यांश को अपने गले लगा लिया। वो निव्यांश को इतनी तेज गले लगाई थी जैसे उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तो वहीं नियति के ऐसे करने से निव्यांश के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि नियति उसे कभी ऐसे गले भी लगा लेगी। ना चाहते हुए भी फिर निव्यांश ने भी अपनी पकड़ नियति की कमर पर कस दी थी और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से गले लगे चिपटे हुए खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे को कुछ सेकंड तक ऐसे ही गलाए लगाए बैठे रहते हैं। तो निव्यांश ने धीरे से अपना एक हाथ नियति की कमर से हटाया और फिर बालों को बहुत प्यार से सहलाने लगा और फिर तभी कैबिन का गेट खुलता है। नियति अभी भी निव्यांश के ही गले लगी रहती है, लेकिन निव्यांश ने गेट खोलने की आवाज़ सुन ली थी और फिर उसने जल्दी से नियति को खुद से दूर कर दिया और फिर तभी जिया कैबिन के अंदर आ जाती है। जिया ने जब निव्यांश को नियति के साथ देखा तो उसके चेहरे पर भी परेशानी की लकीर आ गई थी और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लग रही थी। तो जिया भी आकर अपने मेन चेयर पर बैठ जाती है और सामने निव्यांश और नियति दोनों ही बैठे हुए थे। दोनों ही जिया की तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो जिया से उस रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहते हो। तो निव्यांश ने भी अपनी थोड़ी सी घबराहट को कंट्रोल करके कहा कि जिया चाची क्या हुआ, क्या बताया सीनियर डॉक्टर ने, नियति ठीक तो हो जाएंगी ना, क्या आया है स्नो वाइट की रिपोर्ट में, जल्दी से बताइए ना हमें। तो जिया ने भी निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि निव्यांश नियति सुनती नहीं है लेकिन समझती सब कुछ है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी निव्यांश जो जिया को देखकर अपनी घबराहट को कंट्रोल कर
रहा था उसके दिल में फिर से धक धक होने लगी थी और कहीं ना कहीं हजारों सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे थे। निव्यांश समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जिया कहना क्या चाहती है। तो निव्यांश ने भी थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा कि मैं कुछ भी समझा नहीं चाची, क्या कहना चाहती हो आप, प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए। तो अब जिया भी थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि निव्यांश, तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से ये देख रही हूँ कि तुम नियति को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा उसके करीब जाते हो। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे खानदान में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए लॉयल ना हो, इसीलिए तुमसे भी कह रही हूँ, इसीलिए तुम भी लॉयल रहो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। तुम्हारे पापा, चाचू, छोटे चाचू, यहाँ तक कि तुम्हारे फूफा भी शादी के बाद अपनी ही बीवी से प्यार करते हैं, ना कि किसी और लड़की से। किसी दूसरे की लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं वो अपनी शादी के बाद। लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें देख रही हूँ ना, नियति के साथ खासकर तुम्हारा झुकाव नियति की तरफ कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। तो जिया की बात सुनकर निव्यांश ने भी अपनी आंखें झुका ली थी और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था अपने ऊपर। आखिर निव्यांश जिया को क्या ही कहता कि उसका और टिया का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, खाली नाम के लिए वो शादीशुदा है, बाकी उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं है। उसने टीना के साथ खुशी के एक पल भी नहीं बिताया है। जबकि नियति को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, उसे एक दिल का सुकून मिल जाता है। तो निव्यांश ने अब जिया की तरफ नहीं देखा था, तो वहीं जिया ने भी अपनी बात को जारी करते हुए फिर से कहा कि निव्यांश, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बातों को। कल को अगर नियति को ये पता चला कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो तो फिर उस पर क्या बीतेगी, कैसा फील करेगी वो, कैसा झेल पाएगी या फिर नहीं, तुम ही सोचो। अगर मैं ये कहूँ कि तुम नियति का फ़ायदा उठा रहे हो तो इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम नियति का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, मगर ये बात हम सब समझ सकते हैं, मगर दूसरा कोई नहीं समझेगा। मैं जानती हूँ ये बात बोलकर मैं तुम्हें सीधा गाली दे रही हूँ। जहाँ तक तुम्हारी परवरिश मुझे पता है ना, तुम बिल्कुल नील पर ही गए हो। नील ने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया और मैं जानती हूँ कि तुम भी इस लड़की का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाओगे, मगर इनफैक्ट वक्त ने नील का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा उठाया है। नील ने वक्त से शिकायत भी नहीं की थी। तो निव्यांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है। तो जिया भी सच ही तो कह रही थी। जिया को क्या पता था कि निव्यांश और उसकी पत्नी के बीच में कैसे रिलेशन में है, बस खाली नाम की उसकी शादी टीना के साथ हो रखी है, बाकी उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और फिर तभी निव्यांश जिया को क्या ही समझाता, वो चुप रहना ही ठीक समझता है। निव्यांश ने इस बार भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक गहरी सांस ली और फिर जिया की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि चाची, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं गलत कर रहा हूँ, बस नियति को मैं अपनी दोस्त समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए मेरा झुकाव इसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, उस दिन मैं नियति से दूरी बना लूँगा और खुद ही उसे बता दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी में पहले से ही कोई लड़की है। इतना कहकर निव्यांश एकदम से उठ गया और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। निव्यांश को अभी जिया की बातें बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही थी, लेकिन तभी नियति ने निव्यांश की कलाई को पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है, जैसे उसे पूछना चाहती हो कि कहाँ जा रहे हो छोटे पैंथर जी, कुछ गलत आया है क्या रिपोर्ट में। तभी निव्यांश जो अपने पंजों के बल बैठ गया और फिर उसने नियति को इशारों में कुछ कहा कि वो अभी ऑफिस जा रहा है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में काम है, इसीलिए तुम्हें देखने आया था और अब वो जा रहा है। अब जो जिया चाची कहती हैं वो करो, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। निव्यांश हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सीधा प्रताप इंडस्ट्री में आ गया था और फिर वो सीधा अपने कैबिन में आ गया और उसने अपने कैबिन को अंदर से बंद कर लिया था। निव्यांश ने अभी डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगाया हुआ था और अपनी चेयर पर आकर गुस्से से बैठ जाता है। उसे कहीं ना कहीं अभी अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहीं ना कहीं एक अजीब सी उलझन उसके दिमाग में चल रही थी। तो निव्यांश ने भी अपनी आंखें बंद की और फिर उसे जिया की कही हुई हर एक बात याद आने लगती है कि कहीं ना कहीं जिया जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। निव्यांश का सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। निव्यांश नियति को लेकर अभी श्योर भी नहीं था। तभी संकल्प निव्यांश के कैबिन में आता है। कैबिन का गेट खोला तो निव्यांश के कान में आवाज़ आती है। तो निव्यांश ने अभी बिना आंखें खोले हुए कहा कि दिखाई नहीं देता है क्या, डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ है, तो फिर तुम ऐसे अंदर तनतनाते हुए क्यों चले जाए, निकलो निकलो मेरे कैबिन से अभी के अभी, मुझे अभी किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। तो निव्यांश ने अभी ये बात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कही थी, इतना कि उसने आज तक कभी इतना गुस्सा भी नहीं किया था। संकल्प भी समझ गया था कि कहीं ना कहीं निव्यांश इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो संकल्प भी अभी वापस नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे निव्यांश के पास में आ गया और फिर उसने अपने हाथ निव्यांश के बालों में चलाए और फिर धीरे धीरे निव्यांश के सिर को दबाने लगता है। संकल्प को पता था कि जब भी निव्यांश गुस्से में होता है उसके सिर में दर्द
दर्द होने लगता है। इसीलिए संकल्प ने भी उसके सिर को दबाना शुरू कर दिया था। निव्यांश ने अपना हाथ संकल्प के हाथों पे रखा तो उसे पता चल गया था कि ये संकल्प ही है। तो निव्यांश ने कहा कि संकल्प देख, तू चला जा यहाँ से, मुझे अभी तुझसे भी कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे कुछ टाइम के लिए। तो लेकिन संकल्प अभी भी निव्यांश का सिर ही दबा रहा था। संकल्प भी हार मानने में से नहीं था। संकल्प ने भी कहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, मुझे बता दो ना, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। प्लीज भाई बताओ ना मुझे कि आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो, क्या सोच रहे हो आप। तो निव्यांश ने कहा कि नहीं संकल्प, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी बिजनेस की टेंशन हो रही है मुझे, इसीलिए कुछ टाइम अकेला रहूंगा, सब ठीक हो जाएगा। संकल्प भी अब निव्यांश का सिर दबा रहा था। तो संकल्प ने फिर से कहा कि झूठ मत बोलो भैया, तुम पर झूठ ना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, प्लीज झूठ बोलते हो तो हर किसी को पता चल जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे भी पता है आप झूठ बोल रहे हो। दुनिया वाले ऐसे ही नहीं कहते हैं कि तुम बड़े पापा पर गए हो, तुम सच में बड़े पापा की ही परछाई हो। ना बड़े पापा झूठ बोल सकते हैं और ना ही तुमसे झूठ बोला जाता हूँ। तुम्हारा हर एक झूठ मैं तुरंत ही पकड़ लेता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मुझे सच सच बता दो कि आखिर हुआ क्या है। आप किस बात को इतना लेकर सीरियस हो गए हो, किसी ने कुछ कहा है तो अभी बताओ मुझे, उसे फोड़ कर आता हूँ। तो निव्यांश अभी जानता था कि जब तक संकल्प को सच नहीं बताएगा, संकल्प भी वहाँ से हिलने वाला मैं नहीं है। संकल्प भी हार नहीं मानता था, इसीलिए वो भी वहीं पर बैठ जाता है, बल्कि धैर्य और निर्भय को बुलाकर यहीं पर लेकर आ जाएगा। तो निव्यांश ने भी अब एक गहरी सांस लेकर कहा कि आज मैं हॉस्पिटल गया था। क्यों? संकल्प ने भी दूसरा सवाल निव्यांश को देखते हुए कहा कि क्यों गए थे आप हॉस्पिटल। तो निव्यांश बोलता है कि बस कुछ नहीं, स्नो वाइट का चेकअप था ना, उसे देखने के लिए। संकल्प के हाथ अब एकदम से रुक गए थे। तो संकल्प ने भी कहा कि तो क्या स्नो वाइट ठीक नहीं हो सकती क्या आप इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो संकल्प के हाथ अब फिर से निव्यांश के सिर में चलने लगे थे। निव्यांश ने कहा कि ठीक तो वो हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी जल्द से जल्द, लेकिन जिया चाची ने मुझे मेरी शादी के रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो संकल्प ने भी अब फिर से सिर दबाते हुए कहा कि पर यार चाची को बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारा उस चुड़ैल का कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम्हारा उस चुड़ैल से कोई लेना देना ही नहीं है, और अब बहुत ही जल्द तुम उस चुड़ैल को डाइवोर्स देकर स्नो वाइट को प्रताप खानदान की बहू बनाने वाले हो। तुम्हें भी जिया चाची से डायरेक्ट बोल देना चाहिए था ना। अब तो निव्यांश ने संकल्प का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींच कर अपने सामने लाकर बोलता है कि यार तू पागल हो गया है क्या, तेरे अंदर दिमाग है भी या फिर नहीं। जब देखो बस स्नो वाइट के पीछे ही पड़े रहते हो तुम सब के सब। मैं उसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, समझे तुम सब के सब। बार बार ये बात मत बोला करो कि तुम स्नो वाइट को हमारी पत्नी बना दोगे और घर की बहू बना दोगे, अच्छा नहीं लगता है मुझे। कल को उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी, उसे सुनाई देने लगेगा तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में, बहुत गलत सोचेगी वो हमारे बारे में। संकल्प भी कहाँ कम था, बिल्कुल शुभ की ही जीरोक्स कॉपी ही तो था। तो संकल्प भी हाथ बांध कर एटीट्यूड के साथ बोलता है कि तो क्या भगवान करे स्नो वाइट की कभी आवाज़ ही ना आए, ना वो सुन पाए, कभी ठीक ही ना वो। और ये सुनते ही तो निव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हो गया और फिर उसने संकल्प के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि यार तू क्या बकवास कर रहा है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है स्नो वाइट ठीक ना हो। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पे, जो मन में आ रहा है बस बोले जा रहा है। तो क्यों नहीं ठीक होगी, क्यों नहीं ठीक होगी, वो ज़रूर ठीक होगी, समझा। तो तू उसे भी अपनी ज़िंदगी में जीने का हक है, बकवास कम किया कर तू, ऐसे मत बोल, समझा तू स्नो वाइट को। तो संकल्प ने भी फिर से जवाब देते हुए कहा ओ हो, जब तुम उससे प्यार ही नहीं करते हो तो वो ठीक हो या फिर ना ठीक हो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही ना पड़ना चाहिए ना। तो निव्यांश ने भी अपने हाथ उठाकर कहा कि यार वाह 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 क्या बात है साले, प्यार तो मैं तुझे भी नहीं करता हूँ, तो क्या तुझे भी गूंगा बहरा बना दूँ क्या, बोल बना दूँ तुझे गूंगा बहरा। इतना कहकर निव्यांश ने भी संकल्प की तरफ पंच बनाकर देखा। तो संकल्प भी समझ गया था कि निव्यांश इतनी जल्दी अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे अब अपना जादू तो चला नहीं पड़ेगा। तो संकल्प ने भी अब निव्यांश की बाजुओं को पकड़ा और फिर उसे सोफे पर बैठाया और फिर खुद उसके सामने चेयर पर आकर बैठ गया और फिर बोलता है कि भाई मेरी बात अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, दिमाग लगाकर सुनो, कान खोलकर, समझे आप, सुनो, प्रैक्टिकली होकर अगर सुनोगे ना तो चुड़ैल भाभी के साथ आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, हम
सब भी नहीं चाहते हैं कि आप चुड़ैल भाभी के साथ रहो, क्योंकि मुझे ना चुड़ैल भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो चुड़ैलों के पास ही रहना चाहिए। सब यही चाहते हैं कि आप एक अच्छी सी लड़की से शादी करके प्रताप हाउस में रहने के लिए वापस आ जाओ। और अब दूसरी बात, तुम्हारे लिए अच्छी लड़की आएगी कहाँ से, ये तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा ना। और जहाँ तक मैं अपनी सोसाइटी को जानता हूँ ना, अच्छी लड़की तो आपको मिलने से ही रही, ना ही आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, और ना ही आपने कभी भी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, और ना ही कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है, और ना ही आप कभी किसी के साथ डेट पर गए हो, ना ही आप किसी को पसंद करते हो, ना ही आप फेसबुक फ्रेंड से अपने आज तक कभी किसी से बात करी है, ना ही इंस्टा पर आपकी कोई आईडी बनी हुई है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नियति, जिसे आप भी पसंद करते हो और हम सब भी पसंद करते हैं, जो सबसे अच्छी बेस्ट लड़की है दुनिया की। मुझे तो बस यही लगता है कि आपको नियति वाले ऑप्शन को ही टिक कर देना चाहिए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिव्यांश भी गुस्से में अब संकल्प को देखने लगता है, तो संकल्प ने कहा कि यार मेरी बात पूरी सुनो तो पहले, ऐसे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, खा जाओगे क्या मुझे। तो नियति अभी सुंदर भी है, सुशील भी है, हम सबको पसंद भी है, सबसे बड़ी बात वो मजबूरी में आपके साथ आपके बेड पर भी थी। अब आप ही बताइए, क्या आपको नियति को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्या आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नियति से अच्छी लड़की कहीं भी नहीं मिलेगी। मुझे कोई एक रीज़न दे दो आप नियति को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करने का, बस आप मुझे एक वजह दे दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अगर आपने मुझे कोई भी ठोस रीज़न दे दिया ना, तो सच कहता हूँ, मैं चंद्रकला की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद आपके सामने नियति का नाम भी कभी नहीं लूँगा, हमेशा स्नो वाइट ही कहकर उसे बुलाऊंगा, कभी भी उसे भाभी नहीं बोलूँगा, और ना ही आप पर कोई फोर्स प्रेशर डालूंगा। तो संकल्प ने ये बात अभी मजाक में कही थी, लेकिन दिव्यांश अब सोचने पर मजबूर हो गया था। उसके पास नियति को मना करने का कोई भी ठोस रीज़न नहीं था, क्योंकि नियति के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिसे वो मना करता। तभी संकल्प ने कहा कि क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी बताओ ना आप नियति को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे या फिर नहीं, बताओ जल्दी से मुझे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दिव्यांश अभी कुछ बोलता उससे पहले ही मैनेजर कैबिन में आया, और फिर दोनों की नज़र अचानक से मैनेजर पर जाती हैं। तो मैनेजर ने कहा कि दिव्यांश सर, आपकी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ आप उसे अटेंड कर लीजिए। तो दिव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। तो मैनेजर तो वहाँ से चला गया था। तभी दिव्यांश जो अपनी जगह से खड़ा हुआ, और फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी संकल्प ने फिर से कहा कि भैया आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब तो दे दो, तब जाओ। देखो अगर नियति को पसंद नहीं करते हो ना, तो बता दो मुझे, क्योंकि फिर मैं और मेरे साथी मिलकर नियति के लिए एक अच्छा सा लड़का खुद ही ढूंढ देंगे, क्योंकि नियति जैसी अच्छी लड़की को हम अपने हाथों से तो नहीं जाने देंगे। इसीलिए अभी के अभी क्लियर करके जाओ मुझे, ताकि हमारी स्नो वाइट अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सेटल तो हो जाए। अगर आप नहीं करोगे तो किसी और अच्छी लड़की से उसकी शादी कर देंगे। तो दिव्यांश के हाथ में अभी एक पेन था, तो उसने अभी वो पेन फेंक कर संकल्प को मारा और बिना ही कुछ कहे वहां से चला गया। तो संकल्प अभी एक बार गेट को देखता और फिर एक बार उस पेन को देखता जो अभी दिव्यांश ने उसे चलाकर मारा था, और फिर खुद ही मन बोलता है कि इसे मैं हाँ ही समझूं या फिर ना। अब ये तो भगवान ही जानू, ये हाँ बोल के गए हैं या फिर ना बोल के गए हैं, यार कैसे समझूं मैं इनके इन इशारों को। इधर प्रताप हाउस में रूही जो किचन में खड़ी हुई थी, अवनी, किट्टू, दिशा तीनों ही अब रात के खाने की तैयारियों में जुटी गई थी। तभी नव्या वहां पर आती है और फिर अवनी को देखकर बोलती है कि अवनी आज रात को क्या बना रही हो, मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। तो अवनी ने कहा कि वही बंदरों की टुकड़ी की पसंद का खाना, और क्या बनेगा, आज तो बहुत लंबी लिस्ट देकर गए हैं, लगता है बनाने में 3 से 4 घंटे भी चले जाएंगे। तो नव्या भी अब किचन में काम में हाथ बटाती हुई बोलती है कि लाओ फिर मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आप सबकी, मैं भी आप सबके साथ आज खाना बनवा देती हूँ। तो वही रूही भी खड़ी थी, तो रूही ने भी अब थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहा कि हाँ लाइए, मैं भी आप सबकी मदद कर दूँ, मुझे भी कुछ काम दे दीजिए, मैं भी कर दूंगी। तो किट्टू बोलती है कि अरे नहीं, तुम जाओ आशिका के साथ बैठो, आराम से उसके साथ बातें करो, उस लड़की को भी कुछ सिखा दो ताकि वो भी आकर किचन में कुछ काम कर ले। उसे तो एक कप चाय भी बनानी नहीं आती है, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार उसने किचन में पैर कब रखा था।
कभी रखा भी है या फिर नहीं, पता नहीं दूसरे घर जाकर क्या ही करेगी वो। मेरी तो नाक ही कटवाएगी और कुछ नहीं, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करवाने वाली है ये दूसरे घर में। तो अवनी ने भी हंसकर कहा कि किट्टू तुम भी ना यार मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ी रहती हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? बस मेरी बच्ची को ही ताना मारती रहती हो, जब देखो तब अंशिका में ही कमियां निकालती रहती हो। अंशिका बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची है, हम उसकी शादी बहुत अमीर घर में करेंगे जहाँ 10 नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमने वाले हों, उसे कुछ भी करने की जरूरत ही ना पड़े। किट्टू ने भी सब्जी काटते हुए कहा कि हाँ जैसे उसके लक्षण है ना, तो मुझे भी बस ऐसा ही लगता है कि उसकी शादी ना बहुत ही अमीर घर में करनी पड़ेगी मुझे, ताकि सारा काम नौकर ही कर दें आगे। अगर उसने किसी भी काम को अपना हाथ लगा दिया ना, फिर तो उसे काम का सत्यानाश ही हो जाएगा। कुछ आता भी है उसे जो वो अच्छे से काम करेगी, सारे काम को सत्यानाश कर देती है। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी, कब ये कुछ सीखेगी। कभी तो एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे या हम सबको कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दे। वो चारों भी आपस में काम कर रही थी और बातें भी कर रही थी, और फिर तभी रूही भी खड़ी होती है। और फिर रूही का भी मन होता था कि वो इन चारों के साथ बैठकर बहुत सारी बात करे, लेकिन तभी रूही कहीं ना कहीं खुद को रोक लेती थी। उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, उसे उन चारों पर यकीन नहीं था कि हालांकि वो चारों ही रूही को बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करती थी, फिर भी रूही को ये लगता था कि एक ना एक दिन वो घर से चली जाएगी और फिर उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। इसीलिए वो किसी को भी अटैच नहीं होना चाहती थी, किसी को भी खुद से अटैच नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बाद में दुख तो रूही को ही होता। तभी अवनी ने भी रूही को देखते हुए कहा कि रूही तुम पूरा दिन घर में बोर होती हो ना? तो रूही ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो अवनी बोलती है कि तो ठीक है, तो तुम भी ना बंदरों की टुकड़ी के साथ ऑफिस क्यों नहीं चली जाती हो? उनके साथ वहाँ पर रहोगी तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वो बंदरों की टुकड़ी हमेशा बस हंसी मजाक ही करती है। तो किट्टू ने भी अब अवनी की बात को बढ़ावा देते हुए कहा कि हाँ हाँ रूही, कुछ काम सीख लोगी ना तो तुम्हें जॉब करने में भी आसानी होगी, और फिर क्या पता तुम्हें देख कर मेरी अंशिका भी बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, और साथ ही साथ वो भी कुछ सीख लेगी, क्योंकि उसे तो ना घर का काम आता है और ना ही बाहर का। सारा दिन बस फुदकती रहती है इधर से उधर, बस शॉपिंग करवा लो और घुमवा लो इधर उधर। तो रूही ने भी अभी हिचकिचाहट के साथ कहा कि जी आंटी। तभी अवनी ने भी उसे टोकते हुए कहा कि यार यहाँ पर आंटी वांटी कोई किसी का नहीं कहता है, समझी तुम? इनफैक्ट सब मुझे बड़ी माँ कहते हैं, बड़ी माँ। तो किट्टू को मम्मी कहते हैं, दिशा को चाची कहते हैं और नव्या को बुआ कहकर बुलाते हैं। तो तुम भी आज से हमें इसी नाम से बुलाओगी, समझे तुम? और कोई भी आंटी वांटी नहीं सुनना पसंद करता है हमारे घर में, और मुझे तो बिल्कुल खास कर नहीं पसंद है आंटी। तो दोस्तों इसी के साथ इसी कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।